हम्म, चलिए। नमस्कार सभी को, जितने भी लोग हम जुड़े हैं जियो ग्रुप से। और आज का अपना टॉपिक है बाइपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इसको बोल देते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर भी इसको बोल देते हैं। तो इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो अपने, क्योंकि इसमें दो पोल होते हैं। दो पोल का मतलब एक पोल पे डिप्रेशन होता है, दूसरे पोल पे मैनिया हो सकता है, हाइपोमेनिया हो सकता है। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ये मूड का डिसऑर्डर है। मन का जो बीमारी होती है, मूड इमोशंस जो हमारी होती हैं उसकी बीमारी होती है। तो उसके अंदर एक पोल पे डिप्रेशन, दूसरे पे मैनिया या हाइपोमेनिया। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि अगर मान लो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं तो वो क्या होते हैं। कभी भी डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए हमें डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए हमें कम से कम 14 दिन का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। अगर पिछले 14 दिन से या 14 दिन से ज्यादा से 2 वीक से ज्यादा से किसी का मन उदास है, मतलब सैडनेस ऑफ मूड है, डिक्रीज एक्टिविटी है, डिक्रीज इंटरेस्ट इन वर्क है, मतलब काम में उसका मन कम लगता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या तो नींद ज्यादा आ रही है या नींद कम आ रही है। इसके अलावा उसकी भूख एपिटाइट डिस्टर्ब हो रही है, भूख ज्यादा लग रही है या भूख कम हो रही है। ये अपने सिम्टम पहले भी डिप्रेशन में देखे हुए हैं। तो अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो अपने कहते हैं कि डिप्रेशन है। दूसरे पोल पे जब हम बात करते हैं कि मैनिक एपिसोड होता है, जो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसके अंदर आदमी को नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। मैंने ये बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास पेशेंट जब आता है, हमने उससे पूछा कि नींद कम आती है, तो पेशेंट जनरली कहता है कि नींद कम आती है। लेकिन जो मैनिक वाला पेशेंट होता है, वो पेशेंट कभी भी आके ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे नींद की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 2 घंटे भी नींद लेता है या 3 घंटे भी नींद लेता है तो उसके लिए सफिशिएंट होती है। सुबह जल्दी उठ के काम लग जाता है। मतलब मैनिक पेशेंट के अंदर नींद की आवश्यकता कम होती है। ओवर टॉकेटिव होता है, ज्यादा बोलने लग जाता है वो। दैनिक दिनचर्या में जितनी उसकी एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठता है। और अगर एक्यूट ऑनसेट उसका मैनिया का भी हुआ है तो कई बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है। और 7 डेज का इसमें टाइम पीरियड होता है मैनिक एपिसोड के अंदर। इसके अलावा पेशेंट्स ज्यादा खर्चा करने लग जाता है कई बार। अगर फीमेल पेशेंट है तो हो सकता है कई दिन से मेकअप ज्यादा कर रही है वो, अलग अलग टाइप से मार्केट में घूमना, बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज्यादा हाई हो जाता है। तो एक पोल पे मैंने देखा डिप्रेशन, दूसरे पे देखा मैनिक एपिसोड। तो ये दोनों मैंने सिम्टम आपको अलग अलग बताए। अब अपने देखते हैं कि बाइपोलर जब अपने डायग्नोज करते हैं तो जनरली हम ये कहते हैं कि उसकी दोनों की हिस्ट्री होती है। कभी डिप्रेशन होता है, कभी मैनिक एपिसोड होता है, कभी तो अगर पेशेंट के अंदर दोनों आते हैं, कभी मैनिया आ रहा है कभी डिप्रेशन आ रहा है, तो हम कहते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को भी अपने 4 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले होता है बाइपोलर फर्स्ट। बाइपोलर फर्स्ट ही ज्यादातर जो अपने डायग्नोज करते हैं उनमें बाइपोलर फर्स्ट ही होता है। अगर आपने सिंपल हमने लिखा हुआ है कि बीपीएडी, तो बीपीएडी का मतलब जनरली बाइपोलर फर्स्ट ही होता है। तो अगर बाइपोलर फर्स्ट किसको बोलते हैं, बाइपोलर फर्स्ट में होता है डिप्रेशन और मैनिया। दूसरा होता है बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर सेकंड के अंदर एक कोने पे होता है हाइपोमेनिक एपिसोड, दूसरे पे होता है डिप्रेशन। अब अपने बोलते हैं कि हाइपोमेनिया क्या होता है। तो मैनिक एपिसोड यानी वो जो तेजी वाली बीमारी है, उसका जो कम गंभीर रूप है उसे हाइपोमेनिया बोलते हैं। हाइपोमेनिक जो पेशेंट्स होते हैं जनरली उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दिखने में अपने को लगता है कि थोड़ा सा पेशेंट तेजी में है। और जनरली जो उसका फैमिलियल सोशल जो इम्पेयरमेंट होता है वो नहीं होता। मतलब वो पेशेंट काम पे भी जाता है, फैमिली की थोड़ी ड्यूटी भी पूरी करता है, लेकिन थोड़ा सा तेजी में होता है, थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो आसपास वालों को लगता है कि कंपेरेटिवली पिछले कुछ दिनों से 4 या 5 दिन में ये पेशेंट थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, नींद थोड़ी सी कम ले रहा है।
लेकिन इतना नहीं होता कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। तो कई बार ये अनडायग्नोज भी चले जाते हैं हाइपोमेनिक पेशेंट। तो और बीच में कभी उसको डिप्रेशन के फेज आते हैं। तो जब कभी डिप्रेशन और कभी हल्की सी तेजी आई, पेशेंट से अपने बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं कि भाई कभी ये तेजी में आया है, तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब बीच बीच में कभी, हाँ बीच में 2 महीने पहले थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा बोलने लग गया था, पर हमने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिलवाई, तो पता लगता है कि वो हाइपोमेनिक एपिसोड था। तो इसको बोलते हैं बाइपोलर सेकंड एपिसोड, बाइपोलर सेकंड। तीसरा जो आता है बाइपोलर थर्ड। बाइपोलर थर्ड में होता है साइक्लोथीमिया जिसको बोल देते हैं। उसमें दोनों ही कम गंभीर होते हैं, मतलब डिप्रेशन भी लो ग्रेड का होता है और मैनिक एपिसोड जो होते हैं वो भी कम गंभीर ही होते हैं, या मान सकते हैं कि वो हाइपोमेनिया होता है, तो वो साइक्लोथीमिया बोलते हैं। चौथा जो होता है वो होता है बाइपोलर फोर, जो इन किसी भी ग्रुप में नहीं आता, उसको बाइपोलर फोर जनरली हम हमारे ये डायग्नोज नहीं होता, तो ये मानते हैं कि इन ऊपर वाले तीनों ग्रुप में नहीं आता, तो उसको बाइपोलर फोर बोल देते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में हमने अब तक देखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसके अंदर डिप्रेशन एंड मैनिक एपिसोड अल्टरनेट आते हैं। दूसरा, ये 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। मेनली जो बात करते हैं, अगर आप जब भी अपने आज टॉपिक की बात करेंगे, वो बाइपोलर फर्स्ट की बात ही करेंगे। कई बार हमने ये देखा है कि जो मैनिक एपिसोड होते हैं वो साल में 3 4 5 बार भी आ जाते हैं, तेजी तेजी में आते हैं, तो उनको रैपिड साइक्लर बोलते हैं। तो ये भी एक टर्म होती है रैपिड साइक्लिंग। तो जनरली ये देखा गया है कि ये रैपिड साइक्लिंग जो होती है वो फीमेल्स के अंदर होता है, रैपिड साइक्लिंग। इसके अलावा जो डिप्रेशन का एक कम गंभीर रूप होता है उसको बोल देते हैं डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया कब बोलते हैं, जब पेशेंट्स 2 साल या पिछले 2 साल से ज्यादा, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं या घर वाले आते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले 2 3 साल से मतलब नींद भी कम आ रही है, काम में भी कम मन लगता है, हालांकि वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, काम कर रहा है, और एनर्जी भी लो रहती है, भूख सी भी अच्छी नहीं लगती, तो पिछले 2 3 साल से पीरियड चला आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्थाइमिया, की मूड उसका अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, तो वो टर्म होती है यूथाइमिया की, बिल्कुल सही है। अगर नहीं होता, मतलब मूड थोड़ा सा हटके रहता है, उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन काम अपना कर पा रहा है वो, तो हम कहते हैं डिस्थाइमिक मूड ये होता है। तो ये हो गया अपना बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसके हमने टाइप्स की बात करी है। अब हम बात करेंगे प्रिवलेंस की, कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं कितनी संभावना हमारे समाज में उसकी होने की रहती है। तो ये देखा गया जनरली कि बाइपोलर डिसऑर्डर की जो संभावना होती है पूरे हमारे जीवन काल में, विश्व की बात ही होती है, ये 0.3 से लेके 1.5% तक ये होती है। फिर हम बात करते हैं कि भी कोई मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, इसकी बात करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर जनरली हमने देखा है कि मैनिक एपिसोड्स आते हैं, ज्यादा आते हैं, कंपेरेटिवली मैन ज्यादा आते हैं। और मौसम एक जो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम अलग से एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, कि देखा गया था जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो सर्दी के मौसम में ये लक्षण ज्यादा मतलब प्रतीत होने लग जाते हैं, कि मन उदास रहना, डॉक्टर साहब एक स्पेशल जो मौसम जैसे चेंज होता है मुझे मेरा मन खराब हो जाता है, तो उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर भी रख देते हैं। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा, ये तो आजकल नई टर्म है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक नई टर्म है। इससे पहले इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। जितने भी एचपी हैं, अगर वो डायग्नोज में देखें तो कुछ पर्चियों पे लिखा होता है एमडीपी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी उसको बोल देते हैं। कुछ पे लिखा होता है एमडीआई, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी इसको बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसको बाइपोलर अफेक्टिव बाइपोलर डिसऑर्डर भी इसको बोल देते हैं, और कुछ इसको बीपीडी, सिंपल वर्ड उसके ऊपर लिखा होता है बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर भी लिखा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब अपने एक एक करके बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं, इनकी अवधि की बात करते हैं, कैसे कैसे ये चलता है। तो जब तेजी वाला पीरियड होता है, तो जो उसका मन होता है वो तेजी में चला जाता है, उसके क्रियाकलापों में वृद्धि हो जाती है, वो जो उसके विचार एक के ऊपर एक उसके विचार आने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस की उसमें बहुत ज्यादा भरमार हो जाती है, नींद की उसको कम आवश्यकता होती है, और सामान्य से वो ज्यादा बातें करने लग जाता है,
एक्टिविटी उसकी की बढ़ जाती है, जैसे ज्यादा दौड़ने लग जाता है, बेचैनी उसकी बढ़ बढ़ जाती है, गुस्से पे काबू नहीं रखता। ये सारी चीजें होती हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, ये तो हो गया सिंपल सी की भी उसको तेजी वाली पीरियड आ गया। कुछ पेशेंट, मैनिक पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम भी आ जाते हैं। साइकोटिक पेशेंट सिम्टम्स में क्या क्या होता है कि वो शक वहम करने लग जाता है कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं, लोग मेरी चुगली कर रहे हैं, उसको ऐसा शक होने लग जाता है। या वो अकेले बैठ के बातें बोलने लग जाता है, अकेला ऐसा लगता है दीवारों से बातें कर रहा है। या ये कह सकते हैं उसके कोई कानों में आवाज आने लग जाती है। तो ये जो सिम्टम होते हैं साइकोटिक सिम्टम होते हैं। तो इस केस में हम जो डायग्नोज करते हैं वो करते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर प्लस साइकोटिक फीचर्स। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर ये भी होते हैं। हर पेशेंट के अंदर साइकोटिक फीचर्स हो ये जरूरी नहीं होता। ऐसे डिप्रेशन के अंदर होता है। डिप्रेशन के अंदर जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो तो हम सबको पता ही है कि वो अकेला रहने लग जाता है, किसी से बात नहीं करता, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आने लग जाते हैं, उसको लगता है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, हीन भावना उसके अंदर आ जाती है, और गिल्ट उसके अंदर आ जाता है, थकान उसको ज्यादा रहने लग जाती है, आलस आने लग जाता है उसको। नींद देखा जाता है कि उसको नींद पहली बात तो आती नहीं है, या आती है तो कई बार ज्यादा आने लग जाती है। अपने पास आके कहता है डॉक्टर साहब आजकल मेरी याददाश्त भी कम हो गई है, मेरे दिमाग में विचार भी नहीं लग, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और भूख में उसकी कमी आ जाती है। और इसके सीवियर फॉर्म में हम कहते हैं कि उसको सुसाइड थॉट्स जो कहते हैं, सुसाइड थॉट्स आने लग जाते हैं, मृत्यु संबंधी जो विचार होते हैं वो आने लग जाते हैं उसको। तो ये डिप्रेशन वाली फेज हो जाती है जिसके अंदर मैंने आपको सिम्टम बताए। इसके अलावा हमने ये देखा है कि अगर डिप्रेशन के अंदर भी साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि उसको भ्रम होने लग जाता है, आकृतियां दिखाई देने लग जाती हैं, कानों में आवाजें आने लग जाती हैं, तो ये सारी चीजें उसमें डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर हम डायग्नोस कर देते हैं। हम जो भी अभी सारी बातें कर रहे हैं ये मेनली अपने बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कॉमन यही होता है। इसके अलावा एक होती है मिक्स्ड स्टेट, जिसमें हम कह देते हैं कई बार रेयर डायग्नोज होता है पर मिक्स स्टेट भी होता है। इस ऐसे पेशेंट के अंदर दोनों ही सिम्टम होते हैं। हमारे सामने पेशेंट बैठा है तो एकदम से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और एकदम से रोने लग जाएगा, कहेगा नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और एकदम से बड़ी बातें करने लग जाता है। तो जो इस टाइप से मूड उसका बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है, एक ही दिन में कई बार चेंज हो जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी एकदम से बड़ी बात करने लग जाता है, खुश हो जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड एपिसोड। तो ये भी कुछ के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं उसके कारण क्या क्या होते हैं। इसके अंदर कारण हम कॉमन ही बात करेंगे, जो भी अभी सिम्टम की बात करते हैं बाइपोलर की। तो सबसे पहला जो हम लेके चलते हैं वो होता है जेनेटिक कॉजेज जो होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, अ, आनुवंशिक कॉज जो होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे अगर जुड़वां बच्चे होते हैं, तो जुड़वां बच्चों के अंदर ये बाइपोलर डिसऑर्डर होने की, जैसे एक बच्चे में है तो दूसरे में होने की संभावना भी काफी होती है, 50% तक होती है। फिर हम बात करते हैं अगर मान लो हमने पेरेंट्स के अंदर है और उसके आगे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होने की संभावना कितनी होती है। ये हम सारी बीमारियों के लिए अगर ये अगर बात करें, कॉमन बात करें, कि कई बार हमारे पास पेशेंट्स आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे हमारे दादा में थी, हमारी बुआ में थी, तो हम में होने की संभावना कितनी है। तो हम इनको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर किसी के जेनेटिक पैटर्न चला आ रहा है लेकिन उसकी अभी करंट एनवायरमेंट कंडीशन ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर होगा ही होगा। कंपेरेटिव उसमें होने की संभावना ज्यादा है। वो कब ज्यादा है कि अगर कुछ फैक्टर्स, जैसे कि अगर वो पेशेंट नशे करने लग जाता है, कोई उसको एक्यूट स्ट्रेस आ जाती है, या एकदम से बहुत खुशी आ जाती है, तब उनके अंदर जो ट्रिगर फैक्टर ये होते हैं, ये पेश ट्रिगर फैक्टर उसके अंदर ये डिसऑर्डर, डिप्रेशन या मैनिया मतलब पैदा कर देते हैं। तो इनकी संभावना एक आम इंसान के अपेक्षा ज्यादा होती है जेनेटिकली। पर ये नहीं कि जेनेटिक में अगर मान लो पेरेंट्स के अंदर है या अपने बुआ चाचा दाया उनमें है तो ये बीमारी होएगी होएगी, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की या बायोकेमिकल कॉज की, जो आजकल लगभग सबको पता है कि इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं बाइपोलर में। जैसे सीरोटोनिन सबसे कॉमन होता है, इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन होता है, इसके अलावा डोपामिन होता है, थोड़ा बहुत रोल एसिटिल कोलिन का भी होता है। तो चार टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो स्पेसिफिक हमारे ब्रेन में सेंटर होते हैं, वहां पर ये काम करते हैं, जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं।
खुशी देना, दुख देना, जो हमारी फीलिंग्स होती है उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो 4 न्यूरो है ये हमारे उसमें काफी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कुछ जो नशे होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कोकीन जो होता है, नशा होता है, ये मैनिया प्रोड्यूस कर देता है। मतलब जैसे अल्कोहल है, ये भी हमारे मूड को अफेक्टेड करता है। तो हमें ये भी हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी होती है कि अगर वो पेशेंट्स नशा करता है, कोकीन, गांजा, चरस, कैनाबिस, तो इनमें आम जनता की अपेक्षा ये वाले जो मैनिक डिप्रेसिव इलनेसेस हैं, मैनिया एपिसोड डिप्रेशन, ये होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ दवाइयां चलती हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चलती हैं। तो उनके अंदर भी कुछ ऐसे दवाइयां होती हैं जो ये जिनके अंदर ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या मूड चेंजेस पैदा कर देती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें देखी गई हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम हमने देखा है कि मूड चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, वो भी इन जो न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती हैं। तो एक बार पोस्टमार्टम केसेस के अंदर ये मूड चेंज होता है या बीमारी स्टार्ट होती है, फिर वो लॉन्ग टर्म में जैसे डिप्रेशन या मैनिया या साइकोसिस का रूप ले लेती है। तो ये हिस्ट्री हमारी लेनी बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि एनवायरमेंटल क्या फैक्टर होते हैं। तो एनवायरमेंट तो बहुत बड़ा रोल अदा करता ही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, तो भी एक पेशेंट या एक कोई इंसान है, वो कंटिन्यूसली काफी स्ट्रेस में रह रहा है, प्रेशर में रह रहा है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में हो जाते हैं या न्यूरो में चेंज हो जाते हैं कि वो उनके अंदर ये सिम्टम्स या ये जो डिजीज होती है वो पैदा हो जाती है। तो कई लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन से तो होता नहीं है। लेकिन अब ये देखा गया है कि न्यूरो इसमें रोल प्ले करते हैं, और उसके रीजंस यही होते हैं कि एनवायरनमेंट में अगर लगातार स्ट्रेसेस रह रहा है, तो अगर उसको कॉप अप पेशेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर ये जो सिम्टम्स होते हैं वो आ जाते हैं। तभी हमारे ये जो जब ट्रीटमेंट हम पार्ट करेंगे उसमें देखते हैं कि काउंसलिंग का उसमें काफी बड़ा रोल होता है। इसके अलावा इसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो डायग्नोज में तो हमने मेनली देखा है कि इसमें हिस्ट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कि पेशेंट की हिस्ट्री अगर हम लेते हैं कि मान लो डिप्रेशन चला आ रहा है, उसका मन पिछले कुछ दिन से कैसा रह रहा है, या उसकी परिस्थितियां पिछले कुछ दिन से कैसी रह रही हैं। पहले पेशेंट खुश रहता था, पहले पेशेंट अपने जो दैनिक दिनचर्या के काम आराम से कर पा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिन से उसकी ये जो चीजें चेंज हो गई हैं, तो उनके आधार पर ही हम ये डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो टोटली क्लिनिकल ही होता है इनके अंदर। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ दिन से उसका जो फैमिलियल सोशल इम्पेयरमेंट होने लग जाता है, काम काज में जो अपनी वो पूरा जो 100% दे रहा था वो नहीं दे पा रहा, तो हम उनका डायग्नोस कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन है, ये मैनिया है। और मैनिक केस के अंदर हमें पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। हाइपोमैनिया के अंदर हमने देखा कि जनरली ये अनडायग्नोज रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं इनका ट्रीटमेंट पार्ट पे बात करते हैं हम। ट्रीटमेंट पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे कि अगर उसके स्पेसिफिक डिप्रेशन की बात है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हमारी चलती हैं, जैसे कि सर्ट्रेलिन होगी, एस्ट्रोलोप्राम होगी, ये हमारी स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स होती हैं, या डेस्वेंलाफेक्सिन होगी, वेंलाफेक्सिन होगी, ये हम चूज करते हैं। इसके अलावा अगर मैनिक फेज है, तो मैनिक फेज में जैसे हम मेनली मूड स्टेबलाइजर होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम वेलप्रोट हो गया, कार्बामेजेपिन हो गया, ये ड्रग्स यूज होती हैं। इसके अलावा कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी होती हैं, जैसे ओलेंजेपिन, रिस्पेडोन, एरिपिप्राजोल, ये भी हम देते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं हमेशा जो बाइपोलर डिसऑर्डर में, वो मूड स्टेबलाइजर होते हैं, जैसे कि लिथियम, कार्बामेजेपिन, सोडियम वेलप्रोट, ऐसे उन इन ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेनी जरूरी होती है पेशेंट्स की, कि अगर पेशेंट्स के अंदर उसके हेपेटिक अपने एलएफटी करवाना जरूरी होता है, लिथियम स्टार्ट करते हैं तो उसका रीनल फंक्शन टेस्ट अपने को करने जरूरी होते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे नमक है, अगर पेशेंट बीपी का पेशेंट है, तो अगर हमने उसकी वो सॉल्ट का इंटेक कम करता है, तो हमने ये देखा कि उनकी क्रियाविधि जो होती है लिथियम वगैरह की, वो कम हो जाती है। तो हमने हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी होती है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा फैटी है, ओबेज है, वजन ज्यादा है, तो हमें बड़े ध्यान से ये देखना होता है कि उसमें सोडियम वेलप्रोट का यूज हमने कैसे करना है। शुगर पेशेंट है, तो ये हिस्ट्री भी हमें लेनी जरूरी होती है। तो ये हिस्ट्री लेके हम सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो मूड स्टेबलाइजर होते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया लिथियम, कार्बामेजेपिन, सोडियम वेलप्रोट, टोपिरामेट होता है, लेमोट्रिप्टाइजिन होता है,
और एंटीसाइकोटिक में हेलोपेडोल होता है, ओलेंजेपिन होता है, रिस्पेडोन होता है, एरिपिप्राजोल होता है। ये हमें लेना होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों में ये अवधारणा होती है कि भी ये जो दवाइयाँ होती हैं इनकी हमें लत लग जाती है या ये छूटती नहीं है या नींद इनसे आती है। तो ये सच्चाई है कि कुछ दवाइयाँ जो एंटीसाइकोटिक होती हैं उनको लेने पे हमें नींद का अनुभव होता जरूर है। ऐसा नहीं है कि वो दवाइयाँ नींद की है, नींद उनसे आती है। तो ये हिस्ट्री हम पेशेंट से ले सकते हैं, तो उनमें जरूरी नहीं होता कि किसी को हमने नींद की दवाई देनी है तो, या ये नींद की दवाइयाँ हैं। जो अवधारणा गलत होती है, दवाई थोड़े लंबे टाइम तक चलती है। अपनी मर्जी से जो दवाई कम या ज्यादा अपने को नहीं करनी होती। ये बहुत ध्यान रखना होता है कि हम डॉक्टर साहब हम तो 20 दिन बाद ठीक हो गए, उसके बाद हमने दवाई चल रही थी हमने आधी कर दी। ऐसा नहीं होता। ये सिम्टम आगे आने वाले टाइम में बहुत ही गंभीर रूप इसका ले सकते हैं। तो दवाई थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है। जैसे जैसे एपिसोड बार बार आते हैं तो हमें दवाई देनी भी लंबे टाइम तक पड़ती है। जैसे फर्स्ट एपिसोड आया तो हो सकता है हमने 3 महीने दवाई दी या 6 महीने दवाई दी, उसके बाद देके हमने बंद कर दी। और अगर एपिसोड दूसरा है तीसरा है तो हो सकता है हमें दवाई 1 साल 2 साल तक भी देनी पड़े। तो ये ऐसा नहीं सोचना कि इस दवाई की कोई लत लग जाती है या हमसे छूटती नहीं है। दवाई का कोर्स कई बार लंबा चलता है, बिना डॉक्टर के ये दवाई सलाह के दवाई अपने को बंद नहीं करनी होती। इसके अलावा हमने ये देखा है कि एक ईसीटी जो लोगों में अवधारणा होती है कि जो जिसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं कि अगर हमने एक बार ईसीटी लगवा ली या मतलब वो शॉक जिसको थेरेपी बोल देते हैं वो लगवा ली तो इसको इसकी आदत पड़ जाती है, ये बार बार लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता। ईसीटी एक सेफ प्रोसीजर है। अगर हमारी मेडिसिन वहां पर थोड़ा कम काम कर रही हैं या एक्यूट फेज है या सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा पेशेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो उनमें ये रामबाण की तरह काम करती है। क्योंकि अगर मेडिसिन का असर आने में फिर भी टाइम लगता है, लेकिन अगर एक्यूट मैनिक फेज है, एक्यूट साइकोटिक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, ये डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उनके अंदर ईसीटी एक प्रभावी ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेडिसिन भी अपना काम करने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि ईसीटी एक बार लगाने के बार बार अपने को बार बार देनी पड़ती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी का रोल होता है कि अगर पेशेंट्स डिप्रेशन का है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको हम काउंसलिंग सेशन लेके उसका कोग्निशन जो होता है वो सही करते हैं। और उसके बाद उसको धीरे धीरे जो टेपर करके हम ये दवाइयां बंद कर देते हैं। तो ये हम सब कुछ हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आज पढ़ा। डेफिनेशन हमने आपको बताई जिसके दो पोल होते हैं। उसके बाद हमने इसके टाइप्स आपको बताए। उसके अलावा हमने ये बताया कि 0.3 से 1.5% तक इसकी संभावना होती है। एज ग्रुप की बात करें तो जनरली ये देखा गया है कि 20 साल 22 साल के आसपास इसका फर्स्ट एपिसोड आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो 3 या 4 एपिसोड लगातार डिप्रेशन के चल रहे हैं तो उसके बाद मैनिक एपिसोड आ सकता है। ऐसा नहीं होता। अ, जो यूनिपोलर एक मैनिया भी वर्ड होता है कि भी एक आदमी अपने पास तेजी में आया तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो कभी उदासी आई नहीं मेरे। तो हम लेकिन यूनिपोलर मैनिया वर्ड नहीं होता। हम कहते हैं कि अगर मैनिक एपिसोड आया तो हम उसको भी जनरली बाइपोलर में ही काउंट करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कभी ना कभी डिप्रेशन फेज आया होगा या अनडायग्नोज रहा होगा या कभी ना कभी लाइफ में आ सकता है। तो यूनिपोलर मैनिया टर्म नहीं होती। अगर तेजी में है तो वो बाइपोलर के अंदर ही आते हैं। और ट्रीटमेंट पार्ट हमने करा। ट्रीटमेंट पार्ट में ईसीटी हमने बताई, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आपको बताई। इसके अलावा ड्रग्स हमने बताई, मूड स्टेबलाइजर, और हमने एंटीसाइकोटिक्स ड्रग बताई। इसके अलावा हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बताई। ये हमारा बाइपोलर टोटल आज जो हमने बताया है। इसके अलावा किसी को कोई भी इसके बारे में डाउट है तो हम और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। दैट वाज एन रियली नाइस इन्फॉर्मेशन। कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर, या फिर रिलेटेड कुछ? प्लीज हेलो। पूछिए। हाँ जी। हाँ, कैन आई आस्क क्वेश्चन सर? यस यस बोलिए। हाँ सर, ये डिप्रेशन तो थोड़ा क्लियर हो गया सर, मैनिया थोड़ा आप क्लियर करोगे थोड़ा डीपली, मैनिया? मैनिया तो सबसे बढ़िया क्लियर होता है कि डिप्रेशन का बिल्कुल जो उल्टी फेज होती है वो मैनिक होता है। आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट कैसे आएगा? क्या डॉक्टर साहब मेरा कुछ मन नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती, हम्म। मेरा किसी से हम्म। बोलने को मन नहीं करता। जो मैनिक पेशेंट आपके सामने आके बैठेगा वो आपके बोलने से पहले ही बोलता जाएगा। वो 5 मिनट के अंदर इतनी बातें कर देगा, उसको चुप कराना बंद हो हाँ। जाएगा, एक टॉपिक बंद करेगा उससे पहले दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।
उसको नींद जी की जी। आवश्यकता कम पड़ेगी। उसके घर वाले आके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये सुबह रात को 3 बजे उठ जाता है, रात को 3 बजे उठ के चाय पीने लग जाता है, काम करने लग जाता है, बड़े बड़े सौदे कर हम्म रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से खरीदारी ज्यादा करने लग जाता है, वो कपड़े नए नए पहनने लग जाता हम्म है, लोगों को दान ज्यादा करने लग जाता है। तो अगर कुछ टाइम से ऐसे चेंजेस मिलते हैं तो मैनिक फेज होती है वो। और ये देखा गया है कई बार, क्योंकि ये किसी जांच में तो आता नहीं है, पेशेंट्स ऐसा कर लेते हम्म हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया जो तेजी में था, हम्म और उसका बेटा फॉरेन में रहता था, और उसने अपने हम्म गांव वालों को 3 लोगों को बड़ी महंगी 1-1 लाख की गाड़ियां दान कर दी। कहता कि भी मैं हम्म पैसे वाला हूं और मैं सबको दान कर देता हूं। तो जो प्रैक्टिकली हम्म पॉसिबल चीजें नहीं होती, जो जनरली आम आदमी नहीं करता, और वो लोग वो करने लग जाते हैं तेजी वाले, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस ही तो कम होती नहीं है मैनिक फेज के अंदर। सिर्फ जी उसका जो जी। मूड है वो ऊपर उठा हुआ है, लड़ाइयां करने लग जाता है। अगर सामने मान लो कोई एक अच्छा उच्च अधिकारी आ जाएगा तो भी ऊंची आवाज में बात करेगा, डरेगा नहीं, थाने थाने के पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें मैनिक फेज में आ जाती जी। और दूसरा सर, ये इसका नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, अगर मेडिसिन, विदाउट है। मेडिसिन? नहीं नहीं, नहीं विदाउट मेडिसिन कुछ नहीं होता। विदाउट मेडिसिन कैसे पॉसिबल है? भी अगर अपने वो पेशेंट तेजी में है, अब उसको तेजी में अगर वो सारी देखो, अगर अगर अपने नहीं भी ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने ये देखा गया है कि मूड जो एलिवेट होता है वो 2 महीने 3 महीने में ठीक है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अपने नहीं ठीक करेंगे तो उस दौरान जो सबसे बड़ी मतलब नुकसान होते हैं, वो यही होता है कि अगर वो पेशेंट तेजी में मान लो कुछ सुसाइडल अटैक कर लिया उसने, किसी सामने वाले पे हम्म अटैक कर दिया उसने, कुछ ऐसे सौदे कर लिए, मान लो जमीन का सौदा कर दिया, सस्ते रेट में बेच दी, तो ये जो नुकसान होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ अपने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे मान लो फिजिकल कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सोशल नुकसान बहुत ज्यादा हो जाते हैं उससे। क्योंकि ये डायग्नोज नहीं होगा, मान लो किसी से कोई पंगा हो गया, कुछ हमारे पास केस आते हैं, हम प्राइवेसी चलो नहीं करते उसको, रिवील नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे केस आते हैं कि उनको कई पेशेंट जेल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हम्म। कुछ ऐसी घटनाएं कर लेते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, कोई ऐसा नहीं है कि उसकी आदत पड़ जाएगी। और ये देखा जनरली देखा गया कि तेजी जितनी जल्दी से आती है उतनी जल्दी से ठीक भी होती है। तो जल्दी से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 5-7-10 दिन के अंदर तेजी चली भी जाती है। अच्छा, वो सर काउंसलिंग में क्या करते हैं इसमें जनरली? काउंसलिंग नहीं होती जी, काउंसलिंग तेजी वाले पेशेंट को आप बिठा के क्या काउंसलिंग करेगी, वो आपकी काउंसलिंग कर देगा बिठा के वहां पे। काउंसलिंग जब अगर उसका समझने योग्य क्षमता है तो ही काउंसलिंग का पार्ट है। हाँ, डिप्रेशन वाला पेशेंट है, माइल्ड फेज है, उसके अंदर हम उसका हम्म कॉग्निशन चेंज कर सकते हैं कि भाई आपको अगर कोई टेंशन आती है, आपको टैकल कैसे करना है, आपने अपनी हम्म नींद को कैसे ठीक करना है, आपको हम्म अपनी इमोशन कैसे शेयर करनी है। लेकिन हम पहले सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट दे के इस योग्य बनाएं कि वो हमारी बात को समझ सके और हम उसकी बात को समझ सके। अच्छा सर, मैं जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, जैसे मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ। हाँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, तो कभी कभार जैसे पेशेंट ज्यादा रहते हैं, कभी कभी पेशेंट कम हो जाते हैं, 2-3 दिन नहीं रहते। तो फिर वो क्या है कि लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये क्या चीज है फिर, इसको अपन नहीं नहीं, डिप्रेशन कह मैंने सकते मैंने ये डायग्नोज तभी पहले बोला कि डिप्रेशन जो है कम से कम 14 डेज या उससे ज्यादा का, ऐसा कोई दुनिया के इंसान नहीं है जिसको टेंशन नहीं होती। अगर अपने को टेंशन नहीं होएगी तो अपने एग्जाम की तैयारी क्यों करेंगे? टेंशन नहीं होएगी तो अपने देखेंगे कि बारिश आने वाली है, तो अपने कोई भी ऐसी जैसे मान लो खेतों में जो अपने सेफ्टी के लिए वर्क करते हैं वो क्यों नहीं करेंगे? तो वो जो नॉर्मल फिनोमेना होता है, जो चिंता होती है, एक हद तक वो चीजें अच्छी होती हैं, जो हमारी क्रियाकलापों को बढ़ाती हैं, जो हमारी एफिशिएंसी हैं। को बढ़ाती हैं। जैसे अब 4 या 5 दिन पेशेंट कम आए, अगर आप मस्त हो गए, सो गए, अरे यार कम आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसे बढ़ेंगे थोड़ा। लेकिन वो 4 या 5 दिन कम आए तो आप उसके लिए कोई ऐड करना शुरू करोगे, कोई पोस्टर बनाओगे, कोई बैनर बनाओगे, एक्टिव हो जाओगे, तो वो आपकी क्रियाविधि को बढ़ाएंगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी फेज आ रही है पिछले 14 दिन से ज्यादा से कि आप काम ही नहीं कर पा रहे, आप कोई बैनर ही नहीं बना पा रहे, आप कहते नहीं यार जो चल रहा है बस ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है यार, और तब अपने कहते हैं कि डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, तब उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बाकी तो हर जी जो इमोशन है, मैंने जैसे बोला कि ये मूड डिसऑर्डर है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि अपने खुशी का मूड नहीं होगा या अपने उदासी का मूड नहीं होगा, अपने ईर्ष्या नहीं होगी, अपने जलन नहीं होगी। इमोशंस तो आनी जरूरी है, सारी इमोशन ही अपनी बॉडी के अंदर आएंगी। जी लेकिन जी। डायग्नोज तभी होगा अगर हमारा वो सोशल, फैमिलियल एंड ऑक्यूपेशनल इंपेयरमेंट कर दे। आपका मन खराब हुआ और आप पिछले 14 दिन से घर पे पड़े हुए हो, आप काम पे नहीं जा रहे, खाना नहीं खा रहे, नींद नहीं आ रही, तब हम कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया। आप अपना काम पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, पेशेंट अटेंड कर रहे हो, तो उसको डिप्रेशन हम डायग्नोज नहीं करेंगे। जी जी।
जी, थैंक यू। इसकी जो कम, अभी अपने बात करी थी, इसका जो कम वो प्रभावी रूप होता है ना, जो कम सीवियर रूप होता है, डिस्थाइमिया मैंने बोला था। तो कई बार पेशेंट हम्म। ऐसा होता है कि पिछले 2 साल से ऐसे मन खराब रहता है, थोड़ा सा भूख भी कम लगती है, लेकिन अपना काम अपना कर पा रहा है, तो उसको डिस्थाइमिया हम्म। बोलते हैं। ज्यादातर केस डिस्थाइमिया के होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर तक आते ही नहीं है। ठीक है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। फीमेल हमारे देखा है 40 साल के बाद, फीमेल्स के अंदर 45 साल के बाद इतने हार्मोन चेंज आते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आती है, तो वो बेचारी हम्म। चिड़चिड़ी हो जाती है, मन खराब रहता है, लेकिन नहीं डॉक्टर के पास आते। घर पे काम भी करती है, कपड़े भी धोती है, बर्तन भी करती है, लेकिन काम कर पा रही है अपना, तो डिस्थाइमिया रहता है वो। जी जी। तो डिस्थाइमिया में भी सर मेडिसिन जरूरत है, मेडिसिन की? देखो, अगर वो डॉक्टर के पास आ गया, उसको फील हुआ कि इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो बिल्कुल डिस्थाइमिया भी ठीक होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हिस्ट्री ये होती है कि डॉक्टर साहब, मैंने पिछले साल 2 साल 3 साल से डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पर मुझे पता है कि हम्म। मेरा मन सा खराब ही रहता है। भी चला तो जाता हूँ हम्म। काम पे, पर ऐसा नहीं है कि हम्म। मैं खुल के काम करता हूँ, बस बैठा रहता हूँ, आ जाता हूँ पे, ठीक है, मार्केट भी जाता हूँ, हिसाब भी करता हूँ, पर मजा नहीं आ रहा। तब हम कहते हैं कि वो डिस्थाइमिया होता है। तो नो डाउट अगर ट्रीटमेंट लेगा तो अच्छा होएगा वो। जी। सर सेम टाइम पे दोनों ये डिप्रेशन और मैनिया सर सेम सेम टाइम पे होते हैं क्या? नहीं, अभी वो मैंने बोला था ना, जो मिक्स्ड स्टेट होती है, मिक्स्ड स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन और मैनिया एकदम से। मैंने बोला कि वो मूड आपके हाथ, तो आप देखोगे मूड लेबाइल होता है। आपके सामने वो बैठा है, एकदम से तो रोने लग जाएगा, फिर बैठे बैठे बात करते करते एकदम कहेगा अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने सब कुछ कर लेते हैं डॉक्टर साहब, तो एकदम से खुश हो जाएगा। तो एकदम से डिप्रेशन की कोई बात कर देगा, एकदम से तेजी की बात कर देगा, उसको मिक्स्ड स्टेट बोल देते हैं अपने। ठीक है। तो सर ऐसा कोई फार्मूला है कि सर इन चीजों का दिमाग पे कोई असर नहीं पड़े और ये साइड से होके निकल जाए, चाहे एंजाइटी आए, चाहे डिप्रेशन आए, चाहे तनाव आए, वो कोई सर हमें बताइए कि बस ये साइड से होके निकल जाए और अंदर मेंटल जो इक्विलिब्रियम है इसको प्रभावित नहीं करे सर? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही बात है। हाँ, पांड्या जी, बहुत सही बात पूछी आपने। जैसे अब अपने देखो, इसके जब अपने कॉजेज कर रहे थे, जो मैंने आपको कारण बताए थे, कितना बड़ी चीज था कि जेनेटिक कारण इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अपने बात करी थी। पर अपने ये भी चीज देखी थी कि अगर, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जेनेटिक आपके अंदर अवधारणा वो है कि भी आपके माँ बाप, आपके चाचा ताऊ बुआ के अंदर डिप्रेशन की बीमारी थी, अब आपके अंदर उसकी संभावना है। लेकिन अगर आपका जो जीवन है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, स्ट्रेस आपके लाइफ में नहीं है, या आप कोई नशा नहीं करते, ट्रिगर फैक्टर मैंने क्या बोले थे? ट्रिगर फैक्टर या तो नशा है, जैसे शराब हो गया, भांग हो गया, कोकेन हो गया, ये ट्रिगर फैक्टर आदमी के मूड को प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है बाहरी स्ट्रेस होती है जो, तो स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को, जैसे आपने योगा कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने म्यूजिक थेरेपी ले ली, मतलब डेली आप कुछ गाना सुन रहे हो, आप खुद की खुशी के लिए जो भी चीज आपको देती है, आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको घूमने पे अच्छा लगता है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, जो भी एक्टिविटीज आपको खुशी देती हैं, आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाती हैं, वो आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगी। तो स्ट्रेस फ्री रहोगे, नशा आप नहीं करोगे, तो आपके अंदर होने की संभावना वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो तो मेन, जो हाँ, सर बोलिए। बोलो जी क्या। तो दूसरा ये सर सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है सारी, या एसएसआरआई होती है। तो सर इनका कोई इंजेक्टेबल कोई फॉर्म अपन नहीं बना सकते क्या? सीधे लगाया और डोपामाइन का इंजेक्शन दे दिया, सीधे लगाया नोरेड्रिन ये लगा इंजेक्शन दे दिया कि हाथों हाथ ही सर लेवल अचीवमेंट हो, क्योंकि 15-15 20 दिन लग जाते हैं सर, महीना महीना लग जाता है देखो एंटी देखो डिप्रेसेंट। देखो, आपने आपने वो वाली बात बोली भी, सस्ता रोए बार बार महंगा नहीं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली बात है। तो अगर कोई चीज आप एकदम से कहते हो कि भी मैंने ठीक कर दी, आता है एक कीटामाइन हमारे इंजेक्शन आता है, हम अगर डिप्रेशन ठीक नहीं होता तो कीटामाइन आजकल थेरेपी चलती है जो अपने आईवी देते हैं। तो ये देखा जाता है कि 2 या 3 कीटामाइन के इंजेक्शन आईवी हम एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर की प्रेजेंस में हम देते हैं, तो मूड बड़ी जल्दी से उसको ठीक कर देता है। तो अगर मान लो वो बाइपोलर का पेशेंट है, तो आप ये सोचो किसी के मूड को हम एकदम से उठा रहे हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट को, तो वो एकदम से नीचे भी तो चला जाएगा। जितनी जल्दी आप मूड के साथ अपने खिलवाड़ करेंगे, एकदम से ऊपर उठाना केमिकल को, तो ये देखा है कि अगर एसिडिटी को एकदम से इनो से दबाते हो, तो उतनी ज्यादा बड़े लेवल पे बाहर आता है, वो एसिड ज्यादा बनेगा। ऐसी बात होती है कि ऐसे मन अपना होता है, मन को एकदम से खुशी भी अच्छी नहीं होती, मन को एकदम से उदासी भी अच्छी नहीं होती, ये धीरे धीरे वाली प्रोसेस होती है।
क्योंकि इमोशन सारी अच्छी होती हैं। हाँ, ये देखा गया है, जो इंजेक्टेबल की आपने बात करी, कि हमारे पास कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म आती है, जैसे ओलेंजापिन आता है, हेलोपेडोल आता है, डिपो फॉर्म जिसको हम बोल देते हैं, वो हमारे जैसे एक बार लगा दिया तो 15 दिन में या 1 महीने में हमें एक ही इंजेक्शन देना पड़ता है। कई बार अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं हमारे, कि हम उनको एक बार इंजेक्शन लगा दिया, वो महीने तक डोज उसकी स्क्रीट होती रहती है और वो पेशेंट को ठीक करती रहती है। ये हम डिपो फॉर्म कर देते हैं। या जैसे मैनिया में आपने बोला, तो मैनिया में अपने देते ही हैं, हेलोपेडोल इंजेक्शन देते ही हैं, तो उसको हम 2 या 3 दिन लगातार देते हैं, तो उसकी तेजी थोड़ा जल्दी कम हो जाती है। जैसे सोडियम वेलप्रोट अपने नॉर्मल गोली के रूप में देते हैं, अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा तेजी में को नहीं हो रहा, हमारे एडमिट करते हैं, तो हम उसको इंजेक्शन के रूप में देते हैं। लेकिन हम ये कहें कि जैसे हमने पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाया और बुखार उतर गया, ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास रोता हुआ पेशेंट आया और 15 मिनट में हमने ठीक करके भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ऐसा लेके आओ सर सिस्टम बस। हाँ, ऐसा आने वाले, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए पांडे जी। हाँ, ऐसा सिस्टम आए तो पूरी दुनिया से दुख मिट जाए सर सारे ही। बस दुखी हाँ हुए, आई लगाया इंजेक्शन, चल मेरा भाई। हाँ नहीं, अच्छा पॉइंट है पांडे जी का भी। हाँ। इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों करना। पर सर उसमें पांड्या जी फिर उसमें फार्मासिस्ट का भी तो फिर बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो बिकेगा ही फार्मासिस्ट सब के, कुछ डॉक्टर सब साहब कुछ बैलेंस है सर। तो लाएगा। और कोई क्वेश्चन सर के लिए? वैसे अच्छा टॉपिक था सर। हेलो। अब एक चीज मैं बताता हूँ, अभी एक मेरे बात में ध्यान आ गई। देखो, बाइपोलर डायग्नोज करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखो, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आज सबको पता है कि आके बोला यार मेरा मन उदास है, घबराहट रह रही है, काम में मन नहीं लग रहा, तो कोई भी ये कह देगा कि अरे भाई तेरे को डिप्रेशन हो रहा है भाई, है ना? तो अच्छा, दूसरी बार डिप्रेशन तो हो रहा है, कह यार ये पकड़ भाई एस्ट्रोप्राम, ये पकड़ सर्ट्रालिन, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर यही दवाई लिख के देता है। अब इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने का फायदा एक यही है कि भी आपने उस पेशेंट को बिना हिस्ट्री लिए दे तो दिया एस्ट्रोप्राम, देखा है मैंने, हमारे पास आते हैं एंटी डिप्रेसेंट इंड्यूस मैनिया, आपने दे दिया, आपने मैनिया की हिस्ट्री नहीं ली कि पहले पेशेंट तेजी में था, और आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलोप्राम देने के चौथे पांचवें दिन वो बंदा तेजी में चला जाता है, क्योंकि उसको बाइपोलर की हिस्ट्री थी, मतलब उसको कभी ना कभी पहले मैनिक एपिसोड भी आया हुआ था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास पेशेंट आया कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मन खराब है, अपने उठा के सीधा था उसको नेक्सेटो प्लस दे दिया या अपने एस्ट्रोलोप्राम क्लोनोजेपाम का कॉम्बिनेशन दे दिया। आप उसकी मैंने हिस्ट्री लो कि अरे भाई कभी तेजी में तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी ज्यादा बोलने लग गया था, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया था। उस केस के अंदर अकेला एंटी डिप्रेसेंट यूज नहीं करना, उस केस के अंदर मूड स्टेबलाइजर का रोल बहुत बड़ा होता है, या हमारे पास जैसे कॉम्बिनेशन आता है ओलेंजापिन फ्लुक्सेटिन का, उसका रोल होता है। अकेला मोनोथेरेपी एंटी डिप्रेसेंट की बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक होती है। तो ये बहुत ही ध्यान होता है इस टॉपिक। अगर आज के टॉपिक का निचोड़ ही ये है कि आपके पास सीधा पेशेंट आया, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि बाइपोलर है या डिप्रेशन है। अकेला डिप्रेशन है तो अपने दे सकते हैं, अगर पहले की कोई हिस्ट्री रही हुई है कि डॉक्टर साहब हाँ 6 महीने पहले तेजी में तो आए हो आप, कंट्रोल को नहीं हुआ, मैं डॉक्टर कन लेके गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अकेला एस्टोलोप्राम क्लोनाजेपाम अपने को यूज नहीं करना। सर ये कुछ लंबे समय तक दवाई खाते हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे इसिटालोप्राम होगी, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, सर्टालिन होते हैं, तो ये सर ये जितने लेते हैं उतनी डोज में सर, ये सीरोटोनिन सिंड्रोम का थोड़ा क्लियर करो सर कि ये मतलब कैसे हो जाता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम एक टर्म आती है सर, वो नहीं नहीं, क्या है? सीरोटोनिन सीरोटोनिन सिंड्रोम तो एक तरीके का अधिकता हो जाती है। आपकी बात सही है कि अगर मान लो बिना डायग्नोज के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो ले रहा है और अधिक मात्रा में ले रहा है, अब 10 mg ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो थेरापेटिक डोज ही नहीं है। लेकिन अब गलती से वो अमाउंट भी उसकी ज्यादा ले रहा है, उधर से किसी डॉक्टर के पास गया, उसने भी उसको मेडिसिन लिख के दे दी, तब सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। सीरोटोनिन अगर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो ये देखो जानलेवा चीज होती है ये, जर्क्स आने लग जाते हैं, पसीना आने लग जाता है, तो अगर अपनी मसल्स ही काम नहीं करेंगी तो उसकी रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ भी हो जाती है। तो सीपी की लेवल इसमें करवाना होता है। अगर आपके पास पेशेंट आया है कुछ टाइम से और आपने देखा कि वो दवाई उसकी सेरोटोनिन वाली एस्ट्रोलोप्राम क्लोनाजपाम वगैरह लंबे टाइम से चल रहा है, और आपके पास आया उसका पेट पेट ऊपर नीचे हो रहा है, हाथों में क्रैम्प्स आ रहे हैं उसके, और तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम के होता है। सीपी की लेवल जो होता है ना, सीपी की लेवल उसका अपने को करवाना होता है। क्रिएटिनिन फॉस्फो का ये बड़ा हुआ आता है, 700 800 हजार तक आ जाता है।
उसमें तुरंत अपने को ये एंटी डिप्रेसेंट बंद करनी होती है फिर। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। ऑडिबल मैं सर। कह रहा हूँ सर, अच्छी जानकारी दी, कोई आता है तो सिर्फ हम तो आपको ही पकड़ा देते हैं मरीज, हम कुछ नहीं करते, हम तो दवाई दे देते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं। हाँ वो ज्यादा सही है। बड़ा सही है सर, सही है। अच्छा स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस है है। ये। हाँ हेलो। ये तो जियो का है सर, हम देने लग गए तो फिर जियो का मतलब क्या है? हाँ जी हाँ जी। हेलो। ठीक। हाँ जी। का ये टाइमिंग क्या है पेशेंट देखने का, ऑनलाइन कंसल्टेशन का? क्या? जियो प्लेटफॉर्म पर सर आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन सर का आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग प्लेटफॉर्म में हमारा हमारा ऑल टाइमिंग फुल है, रात के 10 बजे तक फुल टाइम है। सुबह सर कितने बजे से कर सकते हैं सर? सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। अच्छा। ऑनलाइन तो अवेलेबल है मोबाइल सर? अपने पास में होता है, गाड़ी चला रहे हैं तो भी देख लेते हैं यार, उसमें बड़ी बात ही नहीं है। सर का वेटिंग टाइम हार्डली 2 से 5 मिनट होता है। हाँ। जी जी। बाकी आशीष जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप सर से। सर मैं ये पूछना चाहता था इसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है देखो, बाइपोलर में? बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ये आपने बहुत एक अच्छी चीज पूछी है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि भी अपने पास पेशेंट आया ना, जैसे मैंने एक एक आपको भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, एक तो मैंने बोल दिया कि भी ये डिप्रेशन हो गया, ये मैनिया हो गया, ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अब अगर मान लो वो पेशेंट काफी लंबे टाइम से कैंसर से पीड़ित है, ब्लड शुगर से पीड़ित है, बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित है, या कोई उसको किडनी की प्रॉब्लम लंबे टाइम से चल रही है, तो ये देखा गया है कि वो क्या हो गया, सेकेंडरी टू मेडिकल इलनेस हो गया। कोई मेडिकल इलनेस चल रही है, एक आदमी लगातार उसके प्रेशर में रह रहा है, तो वो उसकी वजह से हो गया। तो एक तो अपने को वो हो गया कि ये जो डिप्रेशन है ये मेडिकल इलनेस की वजह से हो गया। दूसरा आपने ये देखा कि नशे की वजह से हो गया, कि कुछ पेशेंट जो लगातार नशे कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहा है, डोडा फीम ले रहा है, कोकेन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हो गया। तो ये तो हो गया, उसके सेकेंडरी कॉजेज हो गए इन इन चीजों के। तो सबसे पहले अपने को वो कॉजेज खत्म करने होते हैं। अब आदमी लगातार शराब पी रहा है और उसका मन खराब है, और अपने सोचें कि उसका डिप्रेशन ठीक कर देंगे, भाई पहले अल्कोहल तो बंद करो आप। तो सबसे पहले वो उसको कहो कि भी नशा बंद करो, ताकि ट्रीटमेंट और अच्छे से हो पाए। अब जो आपने ये चीजें पूछी कि भी डॉक्टर साहब जांच क्या करवानी होती है, तो आपने ये देखा है कि भी ये तो क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट होता है सारा। जो मैंने आपको 5 या 7 सिम्टम बताए, उनके आधार पर ही अपने डायग्नोज करते हैं कि मैनिया का टाइम कितना होगा, 7 दिन का होता है। भी एक हफ्ता या एक हफ्ते से ज्यादा से अगर ये सिम्टम प्रेजेंट है, तेजी वाले, तो मैनिया है। अगर 4 दिन या 4 दिन से ज्यादा है तो हाइपोमेनिया है। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम है, मान लो सुस्ती वाले, तो डिप्रेशन है। जो जांचें करवाते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, वो अपने एक तो करवाते हैं कि जो अपने मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं वो कितनी मतलब सेफ है। जैसे अब किसी को लिवर एलएफटी अपने करवाया, एलएफटी करवाने का पर्पज ये नहीं है कि अपने कोई उससे अपने डिप्रेशन डायग्नोज हो रहा है। एलएफटी डायग्नोज करवाने का पर्पज ये है कि जो अपने मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो अगर लिवर में उसके कोई कमजोरी है या एलएफटी उसका डिरेंज है, तो कुछ दवाइयां अपने को ये होती हैं, जैसे सोडियम वेल्प्रोट है, ओलेंजेपिन है, तो वो देनी नहीं होती है, कम मात्रा में देनी होती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म लिवर से होता है। ऐसे ही कुछ दवाइयां होती हैं जिनका मेटाबॉलिज्म किडनी से होता है। अब एक पेशेंट की किडनी खराब हो रखी है और वो किडनी की दवाइयां चल रही हैं, और अपने कुछ मेडिसिन जैसे टोपीरामेट है, अपने वो दे दी उठा के, तो वो उसकी किडनी पे बुरा असर डालेगी, और दूसरा अपने टोपीरामेट जो है वो अपने उसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाएगी। तो जो जनरल अपने इन्वेस्टिगेशन है वो अपने इसलिए करवाते हैं कि जो हमारी मेडिसिन दे रही हैं, वो मेडिसिन की वजह से कोई और ऑर्गन तो डैमेज नहीं हो रहा, या ऑर्गन डैमेज है तो उन मेडिसिन की टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में नहीं कर रही। तो सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, ये हमने करवा दिया। अब एक पेशेंट आ गया, अब अपने मान लो मैनिक फेज लेके आ गया, या उसका व्यवहार अजीब है, तो अपने बैठे बैठे सीधा नहीं ये कह सकते कि ये मैनिया है, या अजीब बातें कर रहा है, अकेला हंस रहा है, तो भाई ये तो सीधा साइकोटिक है। अपने सीटी स्कैन करवा के देख लिया, हो सकता है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर पड़ा हो सकता है कि कोई इन्फेक्ट पड़ा हो। अब जो फ्रंटल लोब है, अगर उसके अंदर मान लो कोई हिमोरेज हो रखा है या इन्फेक्ट पड़ा है, तो वो भी तो व्यवहार में चेंजेस लेके आते हैं। तो वो अपने दूसरी चीजें रूल आउट करने के लिए जांचें करवाते हैं। ब्रेन का स्कैन करवा लिया आपने, और ये जो जांचें करवा ली, ये हमने ऑर्गन्स देख लिए नॉर्मल है, फिर हम आराम से उनकी दवाइयां शुरू कर सकते हैं। ओके सर। सर एक बच्चों में आजकल एक ऑटिज्म और चल रहा है, ये भी तो एक क्या प्रॉब्लम चल चीज? रही है आजकल बच्चों में, ऑटिज्म ऑटिज्म।
मैं ना पुष्पक जी आपको बता रहा हूँ, ये अपने ऑटिज्म पे एक दिन आप टॉपिक रखो, अपने इसको पूरा अच्छे से ऑटिज्म भी करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ये जरूर बिल्कुल करेंगे। ऑटिज्म, सर बिल्कुल। ऑटिज्म और एडीएचडी ये बच्चों की व्यवहारिक प्रॉब्लम है, इनके बारे में बहुत अच्छी डिटेल करेंगे। ऑटिज्म क्योंकि जितना मोबाइल का यूज बढ़ता जा रहा है, उतने आने वाले टाइम में ऑटिज्म के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। विदेशों में इसकी मात्रा, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी ऑटिज्म वालों की, अपने सर वर्चुअल इंडिया में भी ऑटिज्म बहुत जो। हो गई है। हाँ, इंडिया और में। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि ऑटिज्म वाले हमारे डायग्नोज ही नहीं हो पाते क्योंकि उसका रूप हल्का होता है। तो कभी अपने बहुत ही जो भी 15-20 दिन महीने बाद अपने करेंगे, अगला टॉपिक ऑटिज्म का रखते हैं और अच्छे बिल्कुल से सर। करेंगे इसको अपने। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन सर के लिए? मंजस जी खुश है आंसर सुन के। हाँ जी, मंजय जी हार्ट भेज रहे हैं, मतलब खुश हैं। तो सर एक टर्म होता है कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्या ये बाइपोलर से रिलेटेड है? मतलब कुछ इनिशिएशन फेस है इसका या फिर कुछ अलग है उससे? नहीं नहीं, पता है जो ना, अभी ये एक दिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे भी अपने टॉपिक ले लेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होती है ना, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये बाइपोलर होने की संभावना होती है। जैसे आपने देखा होगा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अपने देखते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं किसको बोलेंगे? जो शर्माते नहीं है, घर पे कोई रिश्तेदार आ गया बच्चा, उससे पहले ही उनसे बातें करने लग जाता है, खुल जाता है, ठीक है ना? तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी। तो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं, उनमें मैनिया होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि पहले ही उसको बोलने की आदत ज्यादा है। तो वो काल्पनिक बातें ज्यादा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो एक तो पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गया। लेकिन जब ये डिसऑर्डर में बदल जाता है आने वाले टाइम के अंदर, तब अपने मैनिया में चेंज हो जाता है। तो कुछ एक पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं जो फ्यूचर के अंदर आने वाले में कुछ बीमारियां मानसिक बन जाती है। सब थोड़े थोड़े लक्षण सारों के दिमाग में है, थोड़े थोड़े सारे ही प्रॉब्लम है सब में ही। नहीं, कुछ लक्षण नहीं एंजाइटी, है। नहीं नहीं, वो पांडे जी पहले लक्षण नहीं, वो अपनी पर्सनैलिटी है। ये विकार तो सर मनुष्य के अंदर रहेंगे। ये विकार को लेके पैदा हुआ है सर, इन विकारों पर को जीते वो महापुरुष है सर। देखो, जब तक अपने सोशल, फैमिलियल, ऑक्यूपेशनल इंपेयरमेंट नहीं होता ना, तब तक तो ये अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा चलता रहता है। जब इन तीनों डोमेन के अंदर दिक्कत आने लग जाती है, मतलब वो आदमी फैमिली का भी नहीं रहता, काम धंधे का भी नहीं रहता, और अपने सोसाइटी का नहीं रहता, तब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदरवाइज तो गुस्से वाले पेशेंट बहुत होते हैं। अब जिनकी पर्सनैलिटी है गुस्सा करना, वो आदमी लीडर बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बट वो प्रभावित नहीं करते, मतलब किसी और को प्रभावित नहीं करते, वो पर्सनैलिटी होती है उनकी। इस पॉइंट। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी दो टॉपिक ऑलरेडी नोटेड हैं। एक तो हम ऑटिज्म पे एक वेबिनार कर लेंगे। बाकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एक एक्सपेंडेबल टॉपिक हो सकती है आगे हाँ, जाके। पर्सनैलिटी तो काफी टाइप की होती है, तो पर्सनैलिटी भी टॉपिक हो जाएगा एक बढ़िया सा। थैंक यू सर। ओके ओके पुष्पक जी, थैंक यू। ओके, थैंक टाइम यू देने सर, के लिए थैंक यू। धन्यवाद।